नमस्कार बच्चों, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं का एक और महत्वपूर्ण व्यंजक बताने जा रहा हूं। तो उसके पहले हम पहले आपको थ्योरी समझाएंगे। देखिए, ये दोलन वाले अध्याय का, कक्षा 11वीं का दोलन वाले अध्याय का एक ये प्रश्न है, जिसमें सरल आवर्त गति के अंतर्गत आता है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। t = 2π√L/g। इसमें t आवर्तकाल है, 2π कांस्टेंट है और रूट के अंदर स्मॉल l क्या है, प्रभावी लंबाई है पेंडुलम की, और g है गुरुत्वीय त्वरण। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखिए, एक लचीले ऐंठन रहित धागे से किसी भारी सूक्ष्म गोले को, भारी सूक्ष्म गोला यानी कि छोटा गोला हो, ठोस होगा तो भारी होगा। तो एक तांबे का एक गोला आता है, उसमें एक ऊपर एक हुक लगा रहता है, उसमें धागे को बांधा जाता है। पहले धागे की लंबाई ली जाती है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। वो धागा जो है वो ऐंठन रहित धागा हो, जैसे कि सिलाई वाला जो मोटा धागा आता है वो, उसमें एक सिरे में इसको बांध करके और ऐसे हम यहाँ लटका देते हैं। इस व्यवस्था को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। अब इसका ये आवर्तकाल होता है। तो अब देखिए, अगर हम पेंडुलम को लटका दें ऐसे, तो संतुलन की स्थिति में ये इसकी माध्य स्थिति होगी, ये यहाँ पे लटकता रहेगा, ये इसकी साम्य स्थिति है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये होगा। अब अगर हम इसको एक अल्प कोण थीटा पर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरल लोलक के नियम जो है, उसमें एक नियम है लंबाई का नियम, जिसमें ये कहता है t समानुपाती √L। दूसरा नियम है t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, यानी कि वर्गमूल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती गुरुत्वीय त्वरण के। और तीसरा नियम है द्रव्यमान का नियम। चौथा नियम है समकालत्व का नियम। देखिए, पहला जो 2 नियम है वो ये कहते हैं कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई पर निर्भर करता है, ये लंबाई, और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, पहले हम इसको प्रूव करें, इसके बाद समझाते हैं। अगर इस सरल लोलक को इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित थीटा कोण तक यहाँ तक लेकर आए, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक विस्थापन करेंगे y, तो ये जो भार है, ध्यान से देखिएगा, भार की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। वो चाहे कहीं पे भी वस्तु हो, भार हमेशा नीचे की ओर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी द्वारा एक गुरुत्वीय बल लगता है, पृथ्वी अपनी ओर एक बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी बल लगाती है बराबर mg, यानी कि m द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न हो रहा है। इस बल की दिशा यानी F बराबर mg की दिशा वस्तु चाहे जहां हो उसके केंद्र की ओर ही रहती है। यानी कहीं से भी वस्तु गिरेगी, किसी भी डायरेक्शन से, वो सीधा नीचे की ओर यानी उसके केंद्र की ओर ही जाती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसीलिए हर वस्तु हमको सीधा नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई देती है। उसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं? वस्तु का भार। यानी हम तराजू में कोई भी चीज को तौलते हैं एक साइड में बांट रखकर, इसका मतलब वो द्रव्यमान नहीं तौलते, क्या तौलते हैं? उसका भार तौलते हैं, क्योंकि उसमें गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा होता है। द्रव्यमान तो हर जगह, वही अंतरिक्ष में आपका भार 0 होता है, लेकिन आपका द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता है। यानी जो इंसान के अंतरिक्ष में, वो भारहीनता की स्थिति में, वो ऐसे खड़े नहीं रह सकता अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यान में बैठे नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वीय बल नहीं लगता, गुरुत्वीय बल 0, पर उसका द्रव्यमान तो है ना, जितना द्रव्यमान पृथ्वी में था उतना ही द्रव्यमान वहां भी है। यानी द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा हो जाने पर क्या बन जाता है? भार। तो पृथ्वी पर बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण है, इसीलिए हमारा भार होता है। हम खड़े रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, कोई भी वस्तु को छोड़ेंगे तो नीचे गिरती है। पानी की बोतल से पानी को गिराएंगे तो नीचे गिरेगा, पर वही पानी की बोतल अंतरिक्ष में जाकर के हम खोलेंगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि पानी नीचे क्यों गिरता है? नीचे की ओर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल लगता है जो उसको खींचता है, और अंतरिक्ष में कोई बल नहीं, इसलिए पानी की बोतल खोलेंगे तो पानी ऐसे बबल के रूप में बोतल से बाहर निकलकर ऐसे फैल जाएगा। यानी वो धार क्यों बनती है, वो स्ट्रीम क्यों बनता है नीचे पानी गिरता हुआ? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसलिए। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे वो ये कि ये जो भार है, अगर हम इसको यहाँ तक ले आए
तो ये भार अपना डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, ये हमेशा नीचे ही रहेगा। मैं आपको बेसिक चीजें ही बता रहा हूं शुरू से, ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैसे यहाँ एम जी कॉस थीटा है, ये एम जी साइन थीटा क्यों आया। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो क्योंकि देखो, आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होना चाहिए, यहाँ साइन थीटा होना चाहिए। वो इसलिए कि पहली बात तो यहाँ थीटा एंगल क्यों बना, जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही कुछ हो रहा है जैसे यहाँ हो रहा है। देखो, आपने पढ़ा होगा, हमने इसको यहाँ लाया तो भार की दिशा तो वही है, लेकिन यहाँ एंगल क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है थीटा, और जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि ये रेखा ऐसी है, मतलब समांतर नहीं है, तो ये एंगल बराबर हो? नहीं हो सकता। आप देखो, अगर ये रेखा समांतर नहीं है, ऐसे हैं, तो ये एंगल बराबर हो ही नहीं सकते। ये अलग एंगल, ये अलग एंगल, होगा ये एंगल बराबर? नहीं होगा। तो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, सरल रेखा, ये कोण बराबर। तो यहाँ देखो ये, और मैं एम जी को अगर पीछे की ओर बढ़ाऊं, यहाँ कोण बनेगा थीटा। अब आपको ये भी मालूम होगा कि दो शीर्ष कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इधर थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। आई बात समझ में? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पहली बात तो ये थीटा था, समांतर रेखाओं को इस रेखा ने काटा, तो ये कोण और ये कोण बराबर हुए। अब चूंकि ये कोण है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, इसलिए। अब दूसरी बात बताता हूं मैं। अभी तो ये कि ये कोण कैसे बना, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ कॉस थीटा एम जी के दो घटक बने और दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के। एक होता है साइन थीटा, एक कॉस थीटा, आपने कई जगह देखा होगा। सवाल ये है कि एम जी साइन थीटा क्यों है, ये एम जी कॉस थीटा क्यों है। एम जी कॉस थीटा क्यों है? देखिए, आपको मालूम है tan थीटा होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। इसका मतलब tan बना है साइन और कॉस से, मतलब साइन क्या हुआ? लंब हुआ, और कॉस क्या हुआ? आधार। ऐसे हुआ, ये देखो, ये बना त्रिभुज, इसमें ये होता है tan थीटा, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा। मतलब किसी दीवार, कहीं पे अगर सीढ़ी लगाना है दीवार पे, सीढ़ी मतलब tan थीटा, सीढ़ी का मतलब tan थीटा। तो ये सीढ़ी तभी लगेगी ना जब दीवार हो, यानी लंब हो और आधार हो। बिना जमीन और बिना दीवार का सहारा लिए सीढ़ी नहीं बन सकती। अगर किसी मकान में सीढ़ी बनाना है तो वो सीढ़ी कब बनेगी? दीवार और जमीन दोनों के सहारे। ऐसा तो नहीं कि दीवार से लटका दिया, जमीन का सहारा नहीं लिया, या जमीन का सहारा लिया, दीवार का सहारा नहीं लिया। तो tan जो है वो साइन बटे कॉस पर डिपेंड करता है, यानी लंब बटे आधार। तो इसका मतलब है साइन का मतलब होता है लंब, कॉस का मतलब आधार। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। अब सवाल ये है कि यार, जब हम जहाँ कॉस है, यहाँ तो कॉस नहीं, यहाँ कॉस है। यहाँ कॉस क्यों है? क्योंकि यहाँ है थीटा, इधर थीटा है, इसलिए थीटा है। अब बात ये है, ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा जब कोण बनाते हैं चांदे से जब कोण बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है कोण? हमने बोला 60 डिग्री का कोण बनाओ। तो जब भी चांदे से कोण बनाते हैं आप, तो पहले ये रेखा खींचते हैं, चांदे के नीचे खींचते हैं ना, सबसे पहले आधार रेखा, उसके बाद ये है 90, तो यहाँ पे भी एक डॉट रहता है, इधर बना दो आप डॉट। और हमने बोला कि 60 अंश का कोण, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ भी बनाया। हमने बोला 60 अंश का, 60 में टिक लगा दिया, इधर पे ये लिखा 60, तो यहाँ टिक लगा दिया, ये लगा दिया। अब चांदे को आप हटा दो, चांदे को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल ये मिलेगा, आधार मिला। तो इसको ऐसे कि इसको बनाने की तो जरूरत है नहीं, ये इसको ऐसे मिला दिया, ये बन गया 60 डिग्री का कोण। बात समझ में आई? अगर चांदा रखने पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ पे 60 देखकर हम यहाँ टिक लगा लेते हैं और चांदे को हटा दिया हमने। अब बताओ आप कोण कैसे बनाओगे? आप 60 किसके आधार पर कोण बनाएंगे? 60। यानी पहली चीज है कि जब आप चांदा रखेंगे
जो पहले आप बनाएंगे आधार रेखा, आधार, और आधार का मतलब क्या होता है, कॉस होता है ना, अभी मैंने बताया, लंब बटे आधार, साइन बटे कॉस। बिना आधार यानी बिना बिना आधार बनाए कोण बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये थीटा जो है ये बिना आधार के बनेगा नहीं, तो आधार रेखा ये हुई, और आधार का मतलब है कॉस, इसलिए ये कॉस होता है। तो एम जी का ये घटक कॉस क्यों है, बात समझ में आई सबको, क्योंकि यहाँ थीटा है और थीटा बिना आधार के बनता नहीं, तो इसलिए आधार वाली रेखा क्या हो जाएगी, कॉस थीटा वाली रेखा हो जाएगी, क्योंकि कॉस मतलब आधार। तो बचा लंब, तो लंबाई में क्या हो गया, साइन हो गया। अब अपन आते हैं डेरिवेशन में। देखो डेरिवेशन रट लेना बहुत आसान है, और आप रट के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी परीक्षा में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, आपने रटा है तो आप भूल जाओगे, तो आप यहाँ साइन कर देंगे, यहाँ कॉस कर देंगे, और अगर इधर कॉस किएंगे तो आपका व्यंजक गलत हो जाएगा। इधर साइन है। अब अपन आते हैं डेरिवेशन में। अब आप इसको भूल जाए, मैंने जो बताया कॉस क्यों है, साइन क्यों है, उसको आप समझ गए होंगे। अब आप डेरिवेशन पे आते हैं। क्या होता है, जब ये इधर से इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इसका मतलब विस्थापन माध्य स्थिति के इस तरफ हो रहा है। विस्थापन की दिशा क्या है, ये है विस्थापन की दिशा, ये, और ये एम जी साइन थीटा ने बल की दिशा क्या है, इस तरफ। ये एम जी साइन थीटा चाहता है कि वस्तु जो है अपनी माध्य स्थिति में ही रहे, वो यहाँ ना रहे। ये तो हम जबरदस्ती में ऐसे यहाँ छोड़ रहे हैं, इसलिए वो दोलन हो रहा है, लेकिन एम जी साइन थीटा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि भार हमेशा अपनी साम्य स्थिति में उसको लेके आएगा। एम जी साइन थीटा वो प्रत्यानयन बल है, याद रखें, प्रत्यानयन बल, जो उसको साम्य स्थिति में रोकने का प्रयास करता है। तो मैं सीधे डेरिवेशन में आता हूं और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करते। देखिए एम जी के दो घटक होंगे, पहला एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये है धागे पे तनाव बल T, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी प्रभावी लंबाई भी है केंद्र तक, ये लंबाई हुई। अब देखो एम जी कॉस थीटा जो है वो तनाव T को बैलेंस कर रहा है। हम यहाँ लिख देंगे कि एम जी कॉस थीटा T को संतुलित करता है, और एम जी साइन थीटा वह प्रत्यानयन बल है जो गोले को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसलिए F बराबर माइनस एम जी साइन थीटा, समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बन जाएगा, ये आ गया। अब हम लिखेंगे चूंकि थीटा अल्प कोण है, इसलिए थीटा बराबर साइन थीटा मानते हैं। जब भी कोई छोटा कोण रहता है ना, तो उसकी जगह साइन थीटा ना लिखकर थीटा लिख देते हैं, या कॉस थीटा ना लिखकर थीटा लिख देते। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में साइन थीटा की जगह थीटा लिख देते, एफ बराबर माइनस एम जी थीटा हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप देखो चित्र में, ये है कोण, ये है चाप, चाप क्या है वाई, और त्रिज्या क्या है एल, उसकी लंबाई। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये थीटा का मान वाई बटे एल समीकरण 2 में रख दो। थीटा का मान रखने पर क्या आ जाएगा, एफ बराबर माइनस एम जी वाई बटे एल, समीकरण 3 आ गया। अब लेकिन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ इज इक्वल टू एम ए, समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को बराबर कर दो, तो ये एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई बटे एल, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू माइनस जी बटे एल वाई। ए का वैल्यू आ गया समीकरण 5। अब लिखते हैं आवर्तकाल का सूत्र होता है T इक्वल टू
देखो आवर्तकाल विस्थापन और त्वरण में संबंध होता है, टी बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण, और त्वरण का वैल्यू हम रख देंगे टी बराबर 2 पाई विस्थापन वाई तो लिखा ही है, ए का वैल्यू जी बटे एल वाई, ये लिखा, वाई से वाई कैंसिल, कितना आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये जो एल यहाँ पे है ये ऊपर चला गया, एल अपॉन जी हो गया, यही आवर्तकाल का व्यंजक है। अब मेरा एक प्रश्न है कि जब यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस जी अपॉन एल लिखा हुआ है, त्वरण माइनस में लिखा है, तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, केवल जी बटे एल वाई लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप कमेंट करके मेरा जवाब देंगे, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। हमने त्वरण का वैल्यू माइनस जी अपॉन एल वाई क्यों नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जो मैंने थ्योरी बताया है, कॉन्सेप्ट बताया, उसको समझ लेना, बहुत सरल व्यंजक है। और कमेंट करके बताएं भी कौन सा डेरिवेशन नहीं बना, तो मैं वही डेरिवेशन का वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिनसे नहीं बनता आपके साथियों से, उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है, शायद उनको भी समझ में आए, और सजेशन भी दें क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम सुधार भी करेंगे। और दूसरी बात, जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन हो, मैं उसी डेरिवेशन का वीडियो बना के भेजूंगा। इतना समय नहीं है, परीक्षा नज़दीक है कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने का काम करूँ। अगले साल से मैं अगले सत्र से पूरा एक सिलेबस वाइज वीडियो बना के भेजा करूँगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं मेरे क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू वेरी मच।